आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं इससे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इनसे क्या फायदा होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात की जानकारी के बाद हम किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं, ये जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे परिभाषित किए जाते हैं तथा ये कितने होते हैं। अगर ये एक से ज्यादा हैं तो क्या एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पता रहने पर बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जानकारी हमें होगी कि नहीं। तो क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, क्यों और कैसे होते हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, क्या है यहां त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, कैसे इन्हें परिभाषित किया जाता है, इन पर किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, कैसे लिखना सही होता है, कैसे लिखना गलत होता है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके। साथ में अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो उसकी सहायता से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में समझेंगे। क्या, अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो उसकी सहायता से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे। तो इस क्लास में मुख्य जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे समझने और जानने की कोशिश करेंगे वो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कैसे हैं, कैसे परिभाषित किए जाते हैं, इन पर किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ये, और साथ में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो उसकी सहायता से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम पता कर पाएंगे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है हेडिंग, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, इसके लिए हमें करना क्या है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको समझा रखा है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम किसी ट्राइंगल में पढ़ते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है। ट्राइंगल 6 प्रकार के होते हैं जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको समझाया, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करने के लिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशेष है, खास है, वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया जाता है, यहां से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद हम इसे बाकी के किसी भी त्रिभुज में
पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ एक खास ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण यहां किया जाए। एक तरह से ये निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, जो हमें यह समझाने की कोशिश करेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और क्यों जरूरी है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या करते हैं हम, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं, आप बनाते हैं। खासकर मान लेते हैं ए से बी एक भुजाखंड है, रेखाखंड है, सॉरी ये रेखाखंड है। रेखाखंड वो होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी ए से बी तक ये निश्चित लंबाई का एक रेखाखंड है, भुजा है, अचर है, ये अचर है, नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है, इसकी लंबाई बदलनी नहीं है। हम ये इस तरह से लेंगे हम, जरूरी है ऐसा करना ताकि हम बाकी के चीजों को समझ सकें। अब किसी एक तरफ से बी पर या ए पर एक अभिलंब खींचते हैं, कुछ ऐसे अभिलंब, ये ऐसे क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक रे बनाते हैं। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से यहां पर एक भुजा खींच देते हैं, ए बी सी, ए सी, और इस प्रकार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज पूरा हो जाता है जिसमें ए सी कर्ण है। ओके, ए सी एक कर्ण है, और यहां पर बनने वाले एंगल पे ध्यान देते हैं, ये एंगल, अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल बना है, कोण बना है, इसे थीटा मान लेते हैं, और इस स्थिति में सामने की भुजा की लंबाई पे ध्यान देते हैं, बीसी। अब हम क्या करते हैं, एक और कर्ण खींचेंगे, खींचेंगे हम ए से ही शुरू करके एक और कर्ण, इस प्रकार डी, ए डी। जरा देखिए ध्यान से, जैसे ही हमने दूसरा कर्ण खींचा, कोण का मान बदल गया, और साथ ही साथ ये जो अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है, इसका मान भी बदल गया, इसकी लंबाई भी बदल गई। ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां कोण थीटा जो ब्लैक कलर में है, जो एसी विकर्ण के साथ बना हुआ है, कर्ण के साथ, अभी क्या है, जैसे ही हमने दूसरा कर्ण एडी खींचा तो यह कोण बदल के आ गया यहां पर, यानी ये कोण बढ़ गया। इस कोण के बढ़ने के साथ साथ जो लंब पहले सीबी था, अब बढ़कर डीबी बन गया, और साथ ही साथ ये कर्ण जो है उसकी लंबाई भी बढ़ गई है, यहां एसी से ज्यादा लंबा है, बड़ा है एडी। इसी प्रकार अगर हम एक और कर्ण खींचकर यहां दिखाएं तो फिर से वही चीज आप पाएंगे, कर्ण की लंबाई बदल गई, साथ में लंब की लंबाई बदल गई, साथ में ये कोण का मान भी बदल गया। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या पाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जान पाते हैं, ये बता रहा है हमें, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में उसके किसी एक न्यून कोण को बदलते हैं तो उस समकोण त्रिभुज का कोई ना कोई एक भुजा तो जरूर बदलता है। जैसे यहां दो भुजाएं बदल रही हैं, लंब और कर्ण। आधार को हमने स्थिर मान लिया है, ये जो नीचे आधार है इसको हम नहीं बदल रहे हैं, ये स्थिर है। तो आधार नहीं बदल रहा है, इस कोण के बदलने के कारण, ये जो कोण बदल रहा है उस कोण के में बदलाव के कारण लंब बदल रहा है। क्या क्या बदल रहा है, कोण बदल रहा है, यहां बदल रहा है, इसके साथ साथ बदल रहा है क्या क्या, आप देख सकते हो, लंब, कोण के सामने की भुजा, पिछले क्लास में हमने समझाया था, लंब बदल रहा है, साथ में कर्ण भी बदल रहा है, आधार को हमने पहले ही स्थिर मान रखा है, अचर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोण को बदला जाए तो कोई ना कोई एक भुजा जरूर बदलेगी। यानी कि हम यहां इसको नोट कर सकते हैं कि अगर
किसी किसी भी त्रिभुज में, ये केवल समकोण त्रिभुज के साथ ही लागू नहीं होता है, किसी त्रिभुज में, यहां समकोण त्रिभुज ले रखा है हमने, कोई एक भुजा, कोई एक भुजा बदली जाए तो उस त्रिभुज का कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण जरूर बदलता है, जरूर बदलता है। और इसके उल्टा भी, अगर हम कोण को बदलें तो कोई ना कोई एक भुजा बदलता है, और यह बदलाव एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। मतलब हमने यहां कहा कि अगर कोण बदले तो कोई भुजा बदलेगी, कम से कम एक से ज्यादा भी बदल सकता है, और अगर भुजा बदले तो कोण भी बदलेगा। तो प्रश्न यहाँ ये है, क्या यह बदलाव यूं ही होता है, किसी भी तरीका से हो जाता है, कुछ भी हो जाता है? तो आंसर है नहीं नहीं नहीं। यहां जो भी बदलाव आता है एक निश्चित नियम के अनुसार आता है, और यह बदलाव एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। ठीक है, नियम का मतलब क्या है यहां पर जरा समझ ले। ये जो नियम हम बोल रहे हैं यहां, इसका मतलब हम समझ लें, नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या यहां देख पाएंगे हम कि एक समकोण त्रिभुज में, बेसिकली एक समकोण त्रिभुज की बात होगी, अगर एक समकोण त्रिभुज, ये निश्चित नियम क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात एक खास कोण के लिए हमेशा अचर होता है, चाहे उसी एंगल के साथ उस त्रिभुज का साइज कोई भी हो, छोटा त्रिभुज हो, बड़ा त्रिभुज हो, एंगल सेम बनना चाहिए। मतलब क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में, निश्चित नियम जो बोल रहे हैं वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात एक खास कोण के लिए अचर होता है, अचर होता है, चाहे चाहे उस त्रिभुज का आकार उसी कोण के साथ कुछ भी हो। यही है नियम, और यही आगे हमें पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे आगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, और साथ में उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेंगे, और देखेंगे कि उससे हमें क्या पता चल रहा है, किस तरह की जानकारी हासिल हो रही है। तो जो हमें पता चलेगा वही यहाँ पढ़ने वाले थे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात। यही है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसके आधार पर मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अगले पेज पर क्या यहां कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें किसी दो भुजा को लेंगे और उनके बीच के कोण को लेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। तो आया जाए, देखा जाए, यही है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां हम बनाएंगे। ओके, तो एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहां पर, ये रहा, नाम दे दिया जाए ABC। और यहां जो भी काम करेंगे एक न्यून कोण के लिए करेंगे, जहां थीटा क्या है, न्यून कोण है आपका, थीटा एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 से कम न्यून कोण है। ओके, तो इस आधार पे हम यहां भुजाओं का नाम आराम से दे सकते हैं। जैसे AC भुजा जो है यह कर्ण हो गया, जिसे H से सूचित करेंगे। कोण थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, जिसे P से सूचित करेंगे। और तीसरी भुजा आधार, जिसे B से सूचित करेंगे। H क्या है, कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। P जो है वो लंब को सूचित कर रहा है, परपेंडिकुलर। और B आधार को सूचित कर रहा है, बेस। तो क्या हमने कहा जो निश्चित नियम है वो क्या है, देखा ये जाता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात ले लें, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, पहली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर और दूसरी भुजा कर्ण को लेकर के, ये अनुपात बना P/H, P डिवाइडेड बाई H। ध्यान रहे, अनुपात को ऐसे लिखते हैं और इस पर काम करने के लिए कोसेंट के रूप में यानी भाग के रूप में ऐसे लिखते P/H। तो P/H लिया, तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा, इस अनुपात को साइन अनुपात कहते हैं। यह क्या है, साइन अनुपात। ठीक है, क्या है, साइन अनुपात, ऐसे लिखते हैं, SIN, पूरा नाम साइन अनुपात। ठीक है, ध्यान रहे, यहां इस अनुपात में लंब और कर्ण का प्रयोग हुआ है और हमें पता है कर्ण एक और केवल एक होता है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा। लेकिन लंब कोण के आधार पे बदलता है, जैसे कि अभी हमने थीटा कोण A पर बनाकर लिया है, A बिंदु वर्टेक्स पर कोण थीटा है, तो उसके सामने की भुजा लंब हो गई P। और अगर हम C पर बने कोण को लेते तो इसके सामने की भुजा B ये हो जाती AB, लंब। A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, अगर हम A कोण लेंगे तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, और अगर हम C कोण लेते हैं तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बता रखा है न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो अगर अनुपात में ये लंब आया है तो हमें बताना पड़ता है कि यह लंब किस न्यून कोण के लिए है। लंब की पहचान न्यून कोण के आधार पे होती है। या P जो लंब है वो थीटा के लिए, इसलिए यहां लिखते हैं क्या, ध्यान से देखो बाबू, थीटा के लिए साइन अनुपात या थीटा का साइन अनुपात, इंग्लिश में साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा, रेशियो ऑफ थीटा। और इसी को संक्षेप में शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, ऐसे। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन रेशियो ऑफ थीटा, और इसे शॉर्टकट में लिखता है, मैथ में लिखना समझाया गया है साइन थीटा। और इसके ऊपर और चीजों को ध्यान से समझना है, आगे वो देखेंगे। साइन को हिंदी में जया भी कहते हैं, साइन जो है हिंदी में इसको जया अनुपात, जया कहते हैं, इंग्लिश नाम ही ठीक है। फिर इसके उल्टे अनुपात को लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और आप समझ लें, जो समझना है क्या, हमें यहां पता है कि समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, यहां भी तीन भुजाएं हैं, कौन कौन, कर्ण, लंब और आधार। अनुपात दो भुजा का होता है, तो दो भुजाओं का यह हम कॉम्बिनेशन तैयार करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन तैयार होता है जरा देखिएगा। या तो हम लंब और कर्ण का ये जोड़ा ले सकते हैं, या आधार और कर्ण का जोड़ा ले सकते हैं, या
लंब और आधार का जोड़ा ले सकते हैं। तीन भुजाओं में से दो दो भुजा का अनुपात बनाना है, तो इस तरह से जोड़े बनेंगे। पहला P और H का, जिससे दो अनुपात मिलेंगे। कैसे? पहला P बाई H और दूसरा अनुपात बनेगा इसका उल्टा H बाई P। इसी तरह से यहां पर अनुपात बनेगा B बाई H और दूसरा अनुपात बन सकता है H बाई B। और इसी तरह से यहां अनुपात बनेगा P बाई B और दूसरा अनुपात B बाई P। तो आप देख सकते हो दो दो भुजाओं को लेकर हम अनुपात बनाए तो मात्र 6 अनुपात बनते हैं, और इस कारण से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही होते हैं। क्या देखते हैं हम यहां सिर्फ 6 अनुपात है, अतः हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही मिलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। कोई कहे कि भाई कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 6 क्यों होते हैं, तो इस तरह से आप उसका वर्णन करके उसे समझा सकते हैं। 6 से कम नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। एक अनुपात हम बना लिए P और H से, पहले P लिया और उसके नीचे H लिया। अब इसका उल्टा यहां बताया मैंने ना, पहले में P और H जोड़ा ले ये दो भुजाओं का, तो दो अनुपात बनते P बाई H और H बाई P। तो अब H बाई P बना रहे हैं। इस अनुपात को कहते हैं कोण थीटा का कोसेकेंट अनुपात। कोसेकंट अनुपात, और शॉर्ट में इसे लिखते हैं कॉसेक थीटा। कुछ किताबों में इसे शॉर्ट में लिखा हुआ देखोगे CSC थीटा, लेकिन हम पहला वाला ही यूज करेंगे। ये दो अनुपात हो गए बाबू। और यहां जो साइड में बताया है बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे समझ लीजिए। ये आराम से किसी को समझा सकते हैं कि चूंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें दो दो भुजाओं का अनुपात बनाए तो 6 अनुपात ही बनते हैं, जो कि यहाँ लिखकर दिखाया गया है आपको। और इस कारण से हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही मिलते हैं, 6 से कम नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। अब आगे की ओर बढ़ने जरा देखा जाए तो अगला B और H, दूसरा अनुपात B और H का। B और H का इस अनुपात को हम कहते हैं, याद रखें, बिना कोण का अनुपात नहीं बताएंगे, कोण थीटा का कोसाइन अनुपात। कोसाइन अनुपात, और शॉर्ट में इसे लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक, अब इसका उल्टा देखा जाए। इसका उल्टा क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट पेज पर H बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कर्ण बाई आधार, इसे कहते हैं कोण थीटा के लिए सेकेंड अनुपात, और शॉर्ट में इसे हमेशा सेक थीटा लिखते हैं। अब बारी है आगे के दो और अनुपातों को जानने के लिए। आप देख सकते हो पहले जोड़े से P और H के जोड़े से दो अनुपात मिले, साइन और कॉसेक। दूसरे B और H के जोड़े से हमें दो अनुपात मिले, कॉस और सेक। और तीसरा जोड़ा P और B का है, लंब और आधार का है, उससे हमें अनुपात क्या क्या मिल रहा है? लंब बटे आधार। ये अनुपात होता है, क्या कहलाता है? कोण थीटा का टेंजेंट अनुपात। टेंजेंट अनुपात, और शॉर्ट में इसे tan थीटा कहते हैं। और अंत में लास्ट अनुपात जो है इसका उल्टा B बटे P, आधार बटे लंब, और ये कहलाता है कोण थीटा का कोटेंजेंट अनुपात। और इसे लिखते हैं हम लोग कॉट थीटा से, S से लिखते हैं। ओके,
तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और 6 से ज्यादा और कम अनुपात नहीं होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और फिर से बता दें, हमारे पास होता है लंब, आधार और कर्ण। इन 3 भुजाओं से 3 जोड़े तैयार होते हैं, लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, और लंब और आधार का ये जोड़ा। अब इनसे अनुपात जो बनाएंगे आप, तो पहला अनुपात लंब बटे कर्ण और दूसरा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। यहां से 2 अनुपात आपका फिर से मिलेगा, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। और फिर यहां से दूसरा 2 अनुपात मिलेंगे, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। और इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। पहला साइन रेशियो के नाम से जानते हैं हम लोग, और थीटा के साथ लिखते हैं। ये उसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये कॉस थीटा होता है, इसका उल्टा सेक थीटा, और यहाँ टेन थीटा होता है और इसका उल्टा कॉट थीटा, बस। और इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमें कुछ खास चीजों को नोट करना है, जो यहां जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों से बचना है। तो जो हम आगे नोट पॉइंट लिख रहे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे और उनका अनुसरण करेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए आते हैं आगे। यहां नोट पॉइंट है, रिमार्क करना है, यहां ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहला पॉइंट, ये जो साइन थीटा है, इसे कभी मत समझिएगा कि ये साइन गुना थीटा है। ये सरासर गलत है, ये गलत है, ये कभी नहीं समझना चाहिए, ये गलत चीज है। साइन थीटा को साइन गुना थीटा कभी नहीं समझना है, ये चीज सही नहीं है, ये गलत है लिखना, ठीक। फिर अगर हम साइन केवल लिख दें, थीटा छोड़ दें, तो ऐसे लिखना भी, थीटा छोड़कर लिखना भी गलत होता है। बिना कोण का रेशियो हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। साइन रेशियो हम लंब बटे कर्ण को कहते हैं, और लंब कोण के आधार पे पता चलता है, कोण के आधार पर पता चलता है। इसका पता कोण के आधार पे चलता है। हाइपोटेनस यानी कर्ण तो फिक्स है, लेकिन लंब कौन सा लेंगे, इस त्रिभुज में लंब हमारा कौन सा होगा। जैसे अगर इस कोण को लें तो लंब ये हो जाएगा, और इस कोण को लें तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब निश्चित करने के लिए कोण का बताना जरूरी है। तो बिना कोण का रेशियो कभी ना लिखें, चाहे कोई भी रेशियो, साइन हो, कॉस हो, बिना कोण का लिखना गलत है। तीसरा जो ध्यान देने योग्य है बात, वो क्या है, यहां जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना है उस चीज को, ठीक है। ये जो अभी 2 चीज ऊपर बताए हैं, इसको भी ध्यान रखना और कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये गलत है, इसे कैसे लिखेंगे तो सही होगा, साइन थीटा लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा, सही है। पहले तरीका से लिखना गलत है और दूसरे तरीका से लिखना सही हो जाएगा, ठीक है। साइन गुना थीटा के बारे में समझ गए, इसका मतलब कभी ये नहीं होता, ये गलत होता है। अच्छा, अब थोड़ा देखिए, जैसे आप जानते हो x गुना x लिखें तो इसे एक्स स्क्वायर बोलते हैं, उसी तरह यहां भी साइन थीटा में अगर गुना करते हैं कभी साइन थीटा से, तो इसे हम या तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसी का शॉर्ट दूसरा तरीका होता है ऐसे। ये दोनों तरीकों से लिखना सही है। अगर कभी भी साइन थीटा गुना साइन थीटा को आप ऐसे लिख दोगे, साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बिना ब्रैकेट का, देखो यहां ब्रैकेट दिया गया है, यहां बिना ब्रैकेट का है, तो ये गलत होता है, ऐसे लिखना ये गलत है। या साइन थीटा गुना साइन थीटा को कभी आप ऐसे लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर,
ये भी गलत है। सही केवल जो शुरू में हमने लिखा ऊपर थर्ड पॉइंट में जो पहला लाइन लिखा है केवल वही सही है। बाकी ये दो तरीकों से अगर आप लिखते हैं तो वो गलत है, उसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और गलती की जो हम अक्सर किया करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे सिचुएशन में हमें इस तरह के समीकरण मिलते हैं, एक तरफ साइन ए है और दूसरे तरफ बराबर के दूसरे तरफ साइन बी है। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि दोनों तरफ ऐसे कहते हैं कि साइन और साइन कट गया और ए बराबर बी बच गया। यह सरासर गलत तरीका है, सोच है, ये गलत है। ये कैंसिलेशन साइन जो ये कट साइन दिए हैं ब्लैक कलर में, ये नहीं लिखना होगा, ये गलत है। और आप अगर इसे साइन ए बराबर साइन बी को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा देखिए, बिना कट साइन दिए, कैंसिलेशन साइन दिए ए बराबर बी लिखते हैं तो इसे कुछ खास स्थितियों में सही माना जाएगा। फिलहाल में 10 क्लास में ये सही, क्लास 11 में जब जाएंगे तो वहां देखेंगे। या जो भी चीज हमने आपको समझाया, जो बताया, उन बातों को ध्यान से समझ लें, सोच लें। जो सही है वैसे ही लिखना है, जो गलत है वैसे नहीं लिखना। चलिए एक और गलती को देखते हैं जो भाग के समय हम करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए बाई साइन बी ऐसे दिया है, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा है कि साइन और साइन कट गया और ए बाई बी बच गया। ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत भयानक तरीका से गलत है। याद रखिए ये कैंसिलेशन का साइन तब लगाते हैं जब गुना में कुछ हो, और हमें पता है, हमने पढ़ा कि साइन ए का मतलब साइन गुना ए नहीं होता है, ये गुना में नहीं होता है, नहीं होता है। साइन ए पूरा एक सिंगल टर्म है, पूरा का पूरा एक सिंगल वस्तु है। इसे साइन गुना ए दो चीजों का गुना कभी नहीं मानेंगे। और ये कैंसिलेशन साइन तब यूज करते जब दो चीजें गुना में हो। जैसे देखिए 2 गुना एक्स डिवाइडेड बाई 2 गुना वाई है, तो देखो 2 और एक्स गुना है, 2 एंड वाई गुना है, ये और ये कट गया तो बच गया एक्स बाई वाई। ये सही चीज है। गुना में रहने पर कैंसिलेशन साइन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस तरह से लिखना सरासर गलत है। साइन ए बाई साइन बी ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर में हम यही लिखेंगे, यही लिखना सही है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। ओके, आगे जब हम क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक ही त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, बाकी के एंगल के लिए नहीं। क्लास 10 में हम सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोणों के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे। बाकी के कोण के लिए हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, जहां हमें कोण माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के लिए पढ़ने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल में हम अपने तक को, अपने आप को 0 से 90 डिग्री तक बांध के रखें। अब लास्ट क्या है यहां, इस पर अब प्रश्नोत्तर जरा कर ले। जो सीखा हमने उसके आधार पर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा, तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर सकते हैं कि नहीं। और ऐसा करने से पहले फिर से एक नोट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
किसी अनुपात को के दोनों पदों को अलग अलग करना, किसी अनुपात के दोनों पदों को अलग करना, ये छोटे क्लासेस में हमें बताए गए। जैसे मान लीजिए अनुपात ए अनुपात बी है, जिसे हम ए बाई बी लिखेंगे और ए बाई बी ही हमेशा लिखेंगे, और हम चाहते हैं ए अलग बी अलग लिखे। इसके लिए आपको एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा और उसके कारण यहां पर दोनों अनुपात के पदों को हम अलग अलग कर सकते हैं। के क्या है यहाँ? के एक कांस्टेंट है, एक अचर है, एक अचर है। अचर माने जो नहीं बदलता है। अचर गुणांक है, फैक्टर है, गुणांक है। तो के से गुना करके हम किसी अनुपात के दोनों पदों को अलग अलग कर पाते हैं। अब हम यहां पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? दिया है कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 हो, ऐसे रेशियो हो जहां पर थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करें। ध्यान से देखें सॉल्यूशन यानी हल इसका। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहला काम, नाम दे देंगे इसका ए बी सी, और किसी एक न्यून कोण को थीटा मान लेंगे जो हमारे प्रश्न में है। लिखेंगे यहां पर जो दिया है क्या? साइन थीटा बराबर 3/5। और फिर ये जो दिया है इसके बगल में हम वो लिखेंगे जो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो उसे लंब बटे कर्ण कहते हैं, के लिए मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। थीटा के लिए साइन लंब बटे कर्ण होता है। यानी ये जो दिया है वहां 3 लंब है और 5 कर्ण है। इसके बाद क्या करेंगे हम? दिए गए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम तीनों भुजाओं को मानेंगे। ध्यान से देखें, थीटा के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। हम इसे अलग अलग करेंगे, यहां अलग अलग करके काम करना होता है। तो यहां पर लंब जो है थीटा के लिए बीसी है और उसका मान क्या होगा? 3। जब हम अनुपात से इसको अलग करेंगे तो कांस्टेंट से गुना करेंगे। अच्छा, कर्ण क्या है? एसी है, और वो क्या है यहाँ? एसी कर्ण यहाँ 5 है, तो अनुपात से अलग करेंगे कौन से? याद रखिए जब भी अनुपात से उसके पदों को आप अलग अलग लिखेंगे आपको के से गुना करके लिखना पड़ेगा। ये क्या है? हमारा लंब है और ये है कर्ण। अब बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करें तो वहां आधार की आवश्यकता होती है। तो हमारा काम होगा समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका प्रयोग करके आधार पता कर लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है। आगे बढ़िए, ए बी का स्क्वायर, ए सी का मान ऊपर रखा है लिख लीजिए, और बीसी का मान रखा है 3, वो लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। तो आपको ए बी स्क्वायर बराबर मिल गया 16 के स्क्वायर, और जिसके कारण ए बी स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है 16 के स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4 और के स्क्वायर का के। ये मिल गया आपको। ये रहा कर्ण, कर्ण कितना है? 5 के, लंब कितना है? 3 के, और आधार मिल गया 4 के। अब आप बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से लिख सकते हैं। तो अगले पेज पर ना जाकर सामने लिखते हैं ताकि सब चीज समझ में आए। अतः हम लिखेंगे ऐसे, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना।
और ये जो समकोण त्रिभुज है उसके आधार पे बेस ए बी हो गया और हाइपोटेनस ए सी हो गया। ए बी कितना आया है देख लो 4K और ए सी है 5K, के कट गया 4/5 आ गया। tan निकालिए, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, तो BC कितना है 3K लिखा हुआ है वहां और आधार 4K, के काट दीजिए कॉमन फैक्टर को, 3/4 मिल गया आपको। इसी प्रकार आप सेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है तो सीधे 5/4 लिख दीजिए। कॉसेक थीटा लिख दीजिए, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए, तो 5/3। और लास्ट में कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है 4/3 आ जाएगा। और इस प्रकार से एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पता रहने पर हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, जितना भी डिस्कशन किया गया है उसके बारे में समझने की कोशिश करें और दिमाग में भी रखें, प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, कंसेप्ट को डेवलप कीजिए और तब जाकर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके।